मैं दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच गया। मैंने बोलने वाले को शनाख्त कर लिया था। ये वही नीले लिबास वाला डाकू था जो मेरे अंदाजे के मुताबिक सबसे जी हैसियत था और बाकी चारों काफी फर्माबरदारी का मुजाहरा करते थे। उस वक्त वो कह रहा था, यार मेरा बस चले तो इस डंगर को इतने छित्तर मारूं कि अकल ठिकाने आ जाए। इसकी बेवकूफ़ी की वजह से हमें सुखी भाई की डांट सुनना पड़ सकती है। बंदे को वही काम करना चाहिए जो उसे आता हो। वो ये गुलफजानियाँ गालिबन सुतवंत के लिए कर रहा था, मगर ये जानना अभी बाकी था कि वो किस हिमाकत के बायस अपने ही साथी को जानवर करार दे रहा था। तभी किसी ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो सरबजीत वीर, सर पर चोट लगने से सेठ मर गया तो हमारी शामत आ जाएगी। सुखी भैया तो कम से कम 2-3 लाख रुपया वसूल करने की उम्मीद लगाए बैठा है, इसीलिए तो उसने फोन पर हमें इसे उठा लाने का हुक्म दिया था। ये सुनकर सरबजीत ने मजीद मुश्तिल लहजे में कहा, यार पुनीत, आखिर मैंने भी तो हवेली में उसकी खोपड़ी बजाई थी। ये इस तरह बेहोश हो गया था जैसे माँ ने थपकी देकर सुला दिया हो, और फिर 1.5 घंटे के बाद ही रास्ते में खुद ब खुद होश में भी आ गया था। जीप में इस खोते सतवंत ने, पुनीत ने उसकी बात काटते हुए कहा, यार बिल्कुल ही जाहिल है ये सतवंत, इसे तो ऐसे मिशन पर साथ रखना ही नहीं चाहिए। सुबह मुंह अंधेरे सुखी भाई देव सभा के मेहमान खाने से पहुंच जाएगा, उसके आने से पहले सेठ का होश में आना जरूरी है। पुनीत ने कहा, बिल्कुल जरूरी है, चलो मैं अकेले ही जाकर सेठ को होश में लाने की कोशिश करता हूँ, शायद इस बार काम बन जाए। इस पर सरबजीत ने उसकी तायद की। ये सुनते ही मैं तेजी से दरवाजे के पास से हटा और वापस कोने की तरफ बढ़ा। मेरे कानों ने हल्की सी आहट सुन ली थी। मेरे अंदाजे के एन मुताबिक पुनीत रवि भागवत को होश में लाने की एक और कोशिश करने के लिए दूसरे या तीसरे कमरे में जा रहा था। मैंने अपना तजस्सुस काबू में रखने की कोशिश की, मगर फिर लगभग बेसाख्ता कोने से थोड़ा झांकने पर मजबूर हो गया। मेरी खुशकिस्मती के तीसरे कमरे के दरवाजे में दाखिल होते हुए पुनीत ने एन उस वक्त दाईं तरफ नहीं देखा, वरना शायद वो मेरी झलक देखने में कामयाब हो जाता। उसे नजरों से ओझल होते देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मेरा काम आसान हो गया था, मगर मुझे इदराक था कि मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं है, इसलिए मैं एक बार दीवार की आड़ से निकला और तेजी से पहले कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने शॉटगन पुश्त पर टांग रखी थी, जबकि ब्राउनिंग पिस्तौल मेरे हाथ में था। दरअसल मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि सरबजीत मुमकिना तौर पर मुझे कमरे में देख लेगा और इससे पहले कि मैं बढ़कर उस पर हमला करूं, उसे कम से कम चीखने का मौका जरूर मिल जाएगा। उसके चीखने की आवाज़ दूसरे तीसरे कमरे में मौजूद उसके साथियों तक पहुंचने के नतीजे में मेरे लिए सख्त मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। लिहाजा बेहतर हिकमत अमली ये होगी कि मैं कमरे में घुसते ही उसे पिस्तौल की नाल के बल पर जबान बंद रखने पर मजबूर कर दूं और फिर मुनासिब तरीके से उसे बेहोश कर दूं। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने एहतियातन एक नज़र आगे वाले दोनों कमरों के दरवाजे पर डाली और मैदान साफ पाकर तेज लेकिन खामोश कदमों से कमरे में दाखिल हो गया। मेरा पिस्तौल पलक झपकते में कमरे के किसी भी कोने में किसी भी हालत में मौजूद सरबजीत को निशाने पर लेने के लिए तैयार था, मगर अंदर का जायजा लेते ही मेरा आसाबी तनाव पलक झपकते में कम हो गया। सामने दीवार के साथ बिछे पलंग पर दराज सरबजीत की आंखें बंद थीं और चेहरे का रुख छत की तरफ था। ये देखकर मैंने उसे ललकारने का इरादा तर्क कर दिया और मजीद फूंक फूंक कर कदम रखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेरे पिस्तौल का रुख अब भी उसकी पेशानी की तरफ था। मैं हल्की सी भी आहट पैदा न करने की अपनी कोशिश में पूरी तरह कामयाब रहा और ऐन सर पर पहुंचने के बावजूद सरबजीत को मेरी आमद का एहसास न हुआ और वो बदस्तूर आंखें बंद किए चित्त लेटा रहा। एक नज़र उसका जायजा लेने के बाद मैंने उसकी गफलत का फ़ायदा उठाने का फैसला किया और पिस्तौल जेब में ठूंसते हुए शॉटगन शाने पर से उतार कर उसकी नालें मजबूती से थाम ली। मैं सरबजीत को सिर्फ बेहोश करना चाहता था, लिहाजा कनपटी पर जर्ब लगाने की बजाय बाएं कान से जरा ऊपर का निशाना लेते हुए शॉटगन फजा में बुलंद की। तभी शायद सरबजीत की छठी हिस्स ने उसे कुछ गड़बड़ होने का पैगाम दिया। मैंने उसे चौंक कर आंखें खोलते देखा, मगर उसकी नजरों का रुख बदस्तूर कमरे की छत की तरफ था, मगर उसने देर कर दी थी। इससे पहले कि वो गर्दन फेर कर मेरी तरफ देखता, शॉटगन का दस्ता अपने हदफ से टकरा चुका था। खोपड़ी पर जरब लगते ही सरबजीत की गर्दन एक झटके से दाएं तरफ मुड़ी, साथ ही हलक से हिचकी जैसी तेज आवाज निकली। उसके साथ ही झुरझुरी से लेकर उसका जिस्म साकित हो गया। मुझे खदशा हुआ कि कहीं मैंने उसकी खोपड़ी चकनाचूर न कर दी हो, लिहाजा मैंने फौरन हाथ बढ़ाकर जरब के मकाम पर खोपड़ी टटोली। मुझे वहां हड्डी में दरार पड़ने की कोई वाज़ेह अलामत महसूस नहीं हुई। वैसे भी खोपड़ी टूटती तो अब तक उस पर जानकुनी की कैफियत तारी हो चुकी होती। उसकी तरफ से मुतमईन होते ही मैंने अगले कदम के बारे में सोचा। किसी किस्म की मज़ाहमत से बचने के लिए मेरे लिए बेहतर यही था कि बाकी दोनों डाकुओं को भी यक के बाद दीगरे बारी बारी निशाना बनाऊं। उन दोनों की गुफ्तगू से अखज़ करदा नतीजे के मुताबिक पुनीत के लिए रवि भागवत को होश में लाना मुश्किल ही लग रहा था
और नाकामी की सूरत में उसे सतवंत को मजीद गालियों से हमकनार करने के लिए यहीं वापस आना था। पुनीत को वापसी में कुछ देर लग सकती थी, मगर बेहतर यही था कि मैं उसी कमरे में रुककर उसका इंतजार करता और फिर उसे अचानक मार गिराता। इस फैसले पर पहुंचने के बाद मैंने उस कमरे में छुपने की कोई ऐसी जगह तलाश करने का सोचा जहां मैं पुनीत की नज़रों में फौरी तौर पर आए बगैर छुप सकता था। वैसे छुपने की सबसे मुस्तनद रिवायती जगह तो पलंग के नीचे ही थी, मगर मुझे खदशा था कि पुनीत की नज़र में आ जाऊंगा। कदरे तवक्कुफ के बाद मैं बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि सरबजीत वाला पलंग न सही, उसके मुकाबिल दूसरी दीवार के साथ बिछा पलंग दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाले की नज़र के ऐन सामने न होने की वजह से मुझे निस्बतन बेहतर पनाह फराहम कर सकता है। ये तय करते ही मैंने नीम मुर्दा सतवंत को दीवार की तरफ करवट दिलाई। चंद ही सानियों के बाद मैं शॉटगन समेत खाली पलंग के नीचे पोशीदा हो चुका था। अब मुझे सबसे सब्र आजमा मरहला यानी इंतजार दरपेश था। मैं गर्दालूद फर्श पर लेटा हुआ था। मेरी नजरें बार बार सतवंत की तरफ उठ जाती थीं, जबकि कान दरवाजे की तरफ से किसी आहट पर जमे हुए थे। इसी हालत में लगभग 10 मिनट गुजर गए। अब मुझे अपने आसाब कशीदा होते महसूस हो रहे थे। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं यूं ही दुबका रहा तो शायद पुनीत के आने के बाद भी मतलूबा फुर्ती के साथ उस पर यलगार न कर सकूं। अगले ही सानिये में करवट बदल कर पलंग के नीचे से निकला और हत्तुल इम्कान फुर्ती से दरवाजे के बाएं किवाड़ के अकब में दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म में खून की रवानी मामूल पर आ गई। खुशकिस्मती से इस मर्तबा मुझे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। मुझे दरवाजे के बाहर से जोर से बात करने की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल धड़का। शायद पुनीत अपने तीसरे साथी को भी साथ लेकर आ गया था। उन दोनों पर बैक वक्त काबू पाने में मुझे मुश्किल पेश आ सकती है। मुझ पर जल्द वाजे हो गया कि वो खुद से बात कर रहा है, बल्कि वो सतवंत को बहुत ही क्लासिकी किस्म की गालियों से नवाज रहा था। उसकी जहनी कैफियत महसूस करके मुझे खुशी हुई। सख्त इश्तियाल में इंसान के हवास इस काबिल नहीं होते कि इर्द गिर्द कोई गैर मामूली बात भांप सकें। मैं शॉटगन की नाल मजबूती से थाम कर उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो गया। चंद ही सानियों के बाद वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और अपने साथी को मुखातिब करके गजबनाक लहजे में बोला, नहीं सरबजीत वीरे, जोर लगा कर देख लिया। तभी उसे इदराक हुआ कि सरबजीत दीवार की तरफ करवट लिए ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहा है। यकलख्त पुनीत के गुस्से का रुख सरबजीत की तरफ हो गया। बोला, यार कमाल है, यहाँ जान गले में आई हुई है और तू आराम से नींद पूरी कर रहा है। जोर से बोलने के बावजूद सरबजीत टस से मस न हुआ तो पुनीत गालिबन उसे झंझोड़ कर जगाने के लिए आगे बढ़ा। ऐन उसी वक्त मैं किवाड़ की ओट से निकला और शॉटगन सोनते पुनीत की तरफ लपका। खुदा जाने मेरी आहट ने उसे चौंकाया था या छठी हिस्स ने अलार्म बजा दिया था। वो अपने साथी की तरफ बढ़ते बढ़ते यकलख्त रुक गया। उसने गालिबन अपने हवास के हंगामी पैगाम का हदफ जानने के लिए पलट कर देखने की कोशिश की, मगर वो मेरे हल्ले की जद पर आ चुका था। मैंने उसकी खोपड़ी के ऐन अकब में जरब लगाने की कोशिश की, मगर उसके कदरे रुख फेरने की वजह से शॉटगन का दस्ता वस्त से जरा हटकर उसकी खोपड़ी से टकराया। अलबत्ता जरब की शिद्दत अब भी इतनी जरूर थी कि उसका दिमाग हिला देती। पुनीत शॉटगन के दस्ते की जरब खोपड़ी पर पड़ते ही तेवरा कर सरबजीत के ऊपर तिरछा गिर पड़ा। उसके हलक से खासी जोर की कर्रा खारिज हुई थी। मैंने देखा कि अपने साथी के पहलू पर तिरछी हालत में टिके उसके चेहरे के उजलात बुरी तरह खिंचे हुए हैं और आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गई हैं। उसके हलक से धीमी धीमी खरखराहट निकल रही थी। मुझे खदशा हुआ कि जरब अंदाजे से ज्यादा कारी साबित हुई है, मगर उस वक्त इन बातों के बारे में सोचने की मोहलत थी न मैं कोई मदावा कर सकता था। लिहाजा मैं उन्हें उनके मुकद्दर पर छोड़कर अपने मिशन के अगले मरहले की तरफ मुतवज्जो हो गया। अब मैं कदरे मुतमईन था कि मुझे बस एक ही डाकू से निपटना है। अब मुझे ये भी फिक्र थी कि उस पर धावा बोलते हुए मैं किसी और की नज़रों में आ जाऊंगा या उसकी चीखो पुकार सुनकर कोई उसकी मदद को पहुंच जाएगा। दाएं तरफ वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने कदम रोक लिए और अंदर नजर डाली। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वहां बिछे तीनों पलंग खाली थे। मैं बगैर रुके आगे बढ़ता गया। तीसरे कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने एहतियात से अंदर झांका। मेरी नजर सामने बिछे पलंग पर बेसुध पड़े रवि भागवत पर पड़ी। उसका शबखाबी का लिबास पानी में शराबोर था, जबकि बिस्तर भी भीगा हुआ था। अगले ही लम्हे साथ वाले पलंग पर नीम दराज डाकू पर मेरी नजर पड़ी। वो उस वक्त रवि भागवत ही की तरफ देख रहा था। मैं शॉटगन का रुख उसकी तरफ किए बेधड़क कमरे में दाखिल हो गया। मुझ पर नजर पड़ते ही वो बुरी तरह चौंका। उसके साथ ही उसके चेहरे पर खौफ की सफेदी फैलने लगी। उसने फटी फटी आंखों से पहले शायद मेरा चेहरा पहचानने की कोशिश की, फिर उसकी नजरें शॉटगन की दोहरी नाल पर जम गईं। डाकुओं का ये साथी वारदात में शामिल नहीं था, इसलिए मेरी शक्ल से भी नावाकिफ था, जबकि शायद वो धंधे में भी नया था।
मुझे उसकी आंखों में मौत का डर नजर आया। मैंने बंदूक के पैगाम में मजीद दहशत शामिल करने के लिए अपनी आंखें आखिरी हद तक खोलकर चेहरे पर हत्तुल इम्कान खूंखार तासुरात लाने की कोशिश की। उसने जैसे ही मेरे चेहरे की तरफ नजर उठाई, उसके तासुरात से मुझे अपनी कामयाबी का यकीन हो गया। उसने मुझसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर थूक निगल कर रह गया। मैंने गुर्राहट भरे लहजे में कहा, तू अच्छी तरह जानता है कि 12 बोर का कारतूस 3 फुट के फासले से खोपड़ी के कैसे चीथड़े उड़ा सकता है, और इस बंदूक की तो 2 नालियां भरी हुई हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि तू कोई चालाकी दिखाकर खुदकुशी की कोशिश नहीं करेगा। मैंने ठेठ पंजाबी में बात करने की कोशिश की थी, मगर लहजे से ज्यादा मेरे अल्फाज ने उसे मजीद दहला दिया था। वो बमुश्किल हाँ में गर्दन हिला सका। मैंने उसकी हिम्मत मजीद तोड़ने के लिए कहा, और ये भी कान खोल कर सुन, तेरा कोई साथी तुझे बचाने नहीं आएगा, क्योंकि सबको पहले ही बांध कर डाल दिया गया है। ये सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने उसके बोलने का इंतजार किया। बिलाखिर उसने लरसते लहजे में सवाल किया, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वाहे गुरु के लिए मेरी जान न लेना, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। मैंने कहा, शाबाश, तू मुझे समझदार बंदा लग रहा है। फिक्र न कर, तुझे मारकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम सब तो सेठ को तुम लोगों से छीन कर ले जाने के लिए आए हैं, और बस इतना चाहते हैं कि कोई हमारी राह में रुकावट न बने। मैंने फिलबती जो शोशा छोड़ा था, उसे सुनकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने बेसाख्ता पूछा, तुम लोग कौन हो और इस सेठ को क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे इस नए खेल में मजा आ रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, हम इसे इसी मकसद के लिए ले जाना चाहते हैं जिसके लिए तुम लोगों ने इसे अगवा किया है, यानी कम से कम इसके बदले 5 लाख रुपए की वसूली। समझ आई? मेरी बात सुनकर वो बुरी तरह चौंका, फिर हकलाते हुए पूछा, तुम लोगों को ये सब कुछ कैसे पता चला, और हमारे इस ठिकाने का पता तुम्हें किसने बताया? मैंने उसकी हालत का मजा लेते हुए कहा, इसी ने बताया है जिसने तुम लोगों का शिकार छीन कर ले जाने का मंसूबा बनाया है। बस अब बातें खत्म करो। तेरी खैरियत इसी में है कि कोई होशियारी दिखाए बगैर हाथ बंधवा ले, ताकि मैं बेफिक्र होकर सेठ को अपने साथ ले जा सकूं। ये बता, यहाँ कोई रस्सी मौजूद है? उसने हाँ में गर्दन हिलाई और रवि भागवत वाले पलंग की पायंती की तरफ पड़े रस्सी के एक लच्छे की तरफ इशारा किया। इसी तरह की रस्सी से उन्होंने अपने लखपति शिकार के हाथ पांव बांधे थे। मैंने मुतमईन लहजे में कहा, ठीक है, अब वो रस्सी उठा और पलंग पर बैठकर अपने पांव मजबूती से जकड़ ले। हाथ मैं खुद बांध दूंगा, मगर फिर वही बात, कोई चालाकी दिखाई या पलटकर हमला करने की कोशिश की तो मैं बेदरेग गोली मार दूंगा। उसने हाँ में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। फिर वो मरे से कदमों से रस्सी के लच्छे की पायंती की तरफ बढ़ा। उसी वक्त में बेआवाज कदमों से उसके ऐन अकब में पहुंच गया। इससे पहले छठी हिस्स खतरे का एहसास दिलाती, मैंने शॉटगन के दस्ते से उसकी खोपड़ी के अकब में जची तुली जरब लगाई। उसके हलक से बुलंद करा खारिज हुई और वो तेवरा कर मुंह के बल रस्सी के लच्छे पर ढेर हो गया। उसके नाकारा होने की तस्दीक में वक्त जाया करने की बजाय मैं रवि भागवत की तरफ बढ़ा। मैंने पुनीत और सरबजीत की जो गुफ्तगू सुनी थी, उसकी रोशनी में उसे होश में लाने की कोशिश वक्त का ज़्या थी, लिहाजा मैंने महज उसका सांस चलता हुआ होने की तस्दीक की। मैंने हाथ पैर खोलने के बारे में सोचा, मगर फिर ये काम भी मुलतवी करके रवि भागवत को दाएं शाने पर लाद लिया। मैंने शॉटगन भी बाएं शाने पर लटका ली। कॉक किया हुआ ब्राउनिंग पिस्तौल भी दाएं हाथ में थाम रखा था। इतना लदा फंदा होने के बावजूद मैं तेजी से हॉल में पहुंचा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इमारत से निकलने तक अंदाजा हो गया था कि रवि भागवत को इस तरह लादे गाड़ी तक ले जाना तकलीफ दे तजुर्बा बन जाएगा। लिहाजा मैंने एक फौरी फैसला किया और बाएं तरफ मुड़कर इमारत के कोने की तरफ बढ़ने लगा। तेजी से जीप तक पहुंचने की कोशिश में हाँपने लगा, मगर ठहर कर सांस दुरुस्त करने की मोहलत न थी। मैंने रवि भागवत को जमीन पर डाला और डाकू को घसीट कर दीवार के साथ लेटा दिया। मेरी सांस खासी हद तक बहाल हो चुकी थी। मैंने रवि भागवत को जीप की पैसेंजर सीट पर बिठाने की कोशिश की, मगर वो दरवाजे की तरफ झुकने लगा। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ा और दरवाजा लॉक करके ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। इग्निशन में चाबी घुमाते ही इंजन स्टार्ट होने से दिल खुश हो गया। मैंने जीप रिवर्स गियर में डालकर सीधी की और तेजी से फाटक की तरफ बढ़ने लगा। मुझे फाटक निस्फ खुला मिला। पूरा खोलने की जहमत से बचने के लिए जीप धीरे से टकरा दी और रास्ता बनते ही आगे बढ़ाता ले गया। बाहर खासी तारीकी थी, मगर मैंने हेडलाइट्स रोशन नहीं की। कुछ ही देर में जीप क्राइसलर के हजूले के करीब पहुंच गई थी। रवि भागवत को गाड़ी की अकबी नशिस्त पर लिटाने के बाद मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली। 2 नाली शॉटगन निहायत सादतमंदी से मेरे पहलू वाली नशिस्त के सहारे इस तरह दराज हो चुकी थी कि गाड़ी में झांके बगैर उसका नजरों में आना मुश्किल था। हस्ब तवक्को क्राइसलर का ताकतवर इंजन पहली ही कोशिश में जाग उठा
और धीमे सुरों में खर करने लगा। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और फिर जीप की चाबी पूरी कुव्वत से खेतों में उछाल दी। मैंने गाड़ी गियर में डालकर आगे बढ़ाई। शुरू में सिर्फ अंदाजे से सड़क पर रखते हुए धीमी रफ्तार में गाड़ी चलाता रहा। फिर मेरी आंखें अंधेरे से हम आहंग हो गईं, या फिर बादल छटने की वजह से इब्तिदाई तारीखों के चांद को तारीकी में कमी का मौका मिल गया था। बहरहाल मुझे खस्ता हाल सड़क का खाका नजर आने लगा। खास तौर पर किसी मोड़ का पहले ही अंदाजा होने का मुझे बहुत फायदा हुआ। मैंने इस सहूलत का फायदा उठाते हुए गाड़ी की रफ्तार भी कुछ बढ़ा दी थी। कई मोड़ मुड़ने के बाद बिलाखिर वो सड़क आ गई जिसके दोनों तरफ दरख्तों की कतारें थीं। मुझे पता था कि अब बस एक मोड़ घूमते ही बस्ती की रोशनियां नजर आने लगेंगी। मैं बज़ाहिर खतरे से बाहर आ चुका था, लिहाजा मेरा दिल चाहा कि गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन करके रफ्तार बढ़ा दूं, मगर फिर एहतियातन मजीद इंतजार का फैसला किया। हेडलाइट्स बहुत दूर से दिखाई दे सकती थी। अगरचे इस बस्ती में पुलिस चौकी की मौजूदगी का इम्कान कम था, मगर बेहतर यह था कि मेरी गाड़ी किसी शब्बेदार बुजुर्ग देहाती की यादाश्त में भी महफूज न होती। बस्ती तक पहुंचते पहुंचते रोशनी मजीद बेहतर हो गई, ताहम मैंने रफ्तार में इजाफे की कोशिश न की। मेरे अंदेशों के बरखिलाफ कुत्तों की तरफ से मिजाज पुरसी के अलावा किसी ने तारुज नहीं किया और मैं सड़क पर पहुंच गया और उसके साथ ही मैंने हेडलाइट्स रोशन करके रफ्तार बढ़ा दी। कुछ ही देर के बाद डमताल जंगल की तरफ जाने वाली सड़क पर गाड़ी मोड़ने के बाद रेलवे लाइन पार की और आगे बढ़ गया। चढ़ाई की तरफ बढ़ते हुए अब हर तरफ सन्नाटा था। पहाड़ी सड़क पर रात गहरी होने के बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त न होने के बराबर रह जाती है, क्योंकि मुझे अपने आगे पीछे कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। पठानकोट की तरफ से आती कोई गाड़ी भी मुझे नहीं मिली थी। अब मेरे आसाब पुरसुकून हो चुके थे और मैं इत्मीनान के साथ गाड़ी चला रहा था। खतरा बहुत पीछे रह गया था, ताहम मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, रवि भागवत की सलामती के हवाले से तशवीश मुझे सताने लगी। सामने सड़क सुनसान पाकर मैंने छत पर नस्ब नन्ना सा कुमकुमा रोशन किया और पलटकर रवि भागवत का बगौर जायजा लिया। वो अकबी नशिस्त पर बदस्तूर बेसुध पड़ा था। उसकी हालत का मुशाहिदा करके मेरा दिल धड़का। सुतवंत नामी गंवार की ज़रब ने वाकई उसके दिमाग को नाकाबिल तलाफी नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। कहीं जहर गुजरते लम्हे के साथ मौत के मुंह में तो नहीं जा रहा। मेरी नज़र उसके रस्सियों में जकड़े हाथ पांव पर पड़ी। मैंने फौरी फैसले के तहत गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। थोड़ी जिद्दोजहद के बाद मैंने रवि भागवत को जकड़बंद से आज़ाद किया। मैंने फैसला किया कि पठानकोट पहुंचते ही मैं उसे सीधा किसी अच्छे से अस्पताल ले जाऊंगा। पटेल चौक के करीब एक अच्छा खासा बड़ा अस्पताल तो मैं पहले ही देख चुका था। फिर मैं इस फैसले पर यकसू हो गया। इसमें मेरे लिए कोई खतरा नहीं था। थोड़े से रद्दोबदल के साथ मैं सारा वाकया अस्पताल वालों को बता सकता था। रवि भागवत एक मारूफ शख्स है, मैं भी एक मुस्तनद शनाख्त रखता हूँ। पुलिस के सामने भी वही मनगढ़ंत बयान दोहराया जा सकता है।